हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुल्क के माशी हालात को देखते हुए अपोजिशन जो है वो एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ सफबंदी उन्होंने शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज मौलाना साहब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुलाकात में ये फैसला तो हो चुका था कि महंगाई को लेकर हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू किया जाएगा, लेकिन आज इस मंसूबे को पीडीएम ने अमली जामा भी पहनाया और आज बड़ा अहम उनका इजलास जो हुआ उसके मुताबिक बड़ा जल्द तकरीबन 20 इस महीने की 20 तारीख से जो है वो मुल्क भर में रैलियां वगैरह महंगाई के खिलाफ शुरू की जाएंगी। लेकिन माजी के कई माजों पर पीडीएम जो है वो तहरीक इंसाफ हुकूमत को चोट पहुंचाने में यकसर तौर पर नाकाम रही है, बल्कि ये अगर कहा जाए कि हकीकी ओपोजिशन का किरदार अदा करने में नाकाम रही है तो ये दुरुस्त होगा। इस पर हुकूमती वज़रा क्या कहते हैं वो सुन लेते। मरा हुआ एक सियासी हाथी है पीडीएम। क्या वो पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, अब ये दिसंबर आ गया। सो पीडीएम का मामला जो है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुएं के मेंढकों की का दौर खत्म हो गया 15 अगस्त से। जितना इस्तेमाल होना था फजलुर रहमान साहब ने वो इस्तेमाल हो चुके हैं, अब वो घिस गए। राजीन, बड़ा सवाल यही है इस बार पीडीएम ऐसा क्या करने जा रही है कि हुकूमत को वो नुकसान पहुंचा देगी। लग रहा नहीं है कि वो कुछ ज्यादा हुकूमत ये है कि अपनी खराब परफॉर्मेंस और खराब मईशत के बोझ तले तो शायद दब जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि आज भी जो इजलास में अहम फैसले हुए वो कोई हुकूमत को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन मौलाना साहब मुसिर हैं और मौलाना साहब कन्विंस हैं फजलुर रहमान साहब के वो हुकूमत को घर भिजवा कर ही दम रहेंगे। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और जिली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। अब पीडीएम की ये नई हिकमत अमली कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा नाज़रीन, लेकिन मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारे साथ साबिक वजीर खजाना माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आगे चलकर हमें वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माशी हालात जो हैं कुछ अच्छे तरफ जाते नहीं दिख रहे, अवाम की भी चीखें निकल, लोग आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर निकले हैं। क्या ये टेम्पररी सा एक फिनोमेना है या हालात वाकई अच्छी तरफ स्पीकिंग इकोनॉमिकली नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं आपको कहूं कि कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है कि हालात कुछ हद तक परेशान कुन होते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आज की जो सबसे ताज़ी खबर है कि रुपए की कदर में तकरीबन 1.5 रुपए की कमी आई है और उसके नतीजे में पिछले 3.5 महीने में लगभग रुपए की कदर में 10% कमी आई है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि बाहर की जो चीजें हैं जिसमें तेल है जिस तकरीबन 2 गुना हो गई कीमत, आपके पाम ऑयल की कीमत 80% बढ़ गई, आपके दालों की कीमत 25% बढ़ गई। तो ये दोनों चीजें एक वक्त पर जब हो रही हैं कि बाहर डॉलर से जो हम इंपोर्ट करते हैं चीजों की कीमतें डॉलर में बढ़ रही हैं और साथ साथ रुपए की कदर में कमी आ रही है, तो डबल वहमी जिसे कहते हैं, 2 गुना असर है। और हमने जो कैलकुलेशन किया है कि जो अब पिछले दिनों हुकूमत ने जो 2 इक़दाम किए हैं, एक तो उन्होंने बिजली की निर्ख बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ तेल की कीमत में नुमाया तौर पर इजाफा किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमने रिसर्च की है उससे ये साबित हो रहा है कि जो अफराते ज़र की रफ्तार 9% थी वो अब फौरन 12% तक चले गई है। तो यानी कि इजाफा हो रहा है, कीमतों की तेजी से बढ़ रही हैं और ये बहुत परेशान कुन हालात इस लिहाज से हैं। तो अलबत्ता आप देखिए क्या होता है आगे चलकर।
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ چلیں ڈالر میں جو قیمتیں انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہیں اس کی تو سمجھ آ رہی ہے، اس کے حساب سے پاکستان میں بھی بڑھیں گی، لیکن یہ روپے کا اتنی تیزی سے گرنا، دیکھیں ان 3 سالوں میں تقریباً 35 اندازتاً 35 سے 40% تک روپے کم ہو چکا ہے، لیکن گزشتہ 2-3 مہینے میں جتنی تیزی سے روپے گرا ہے، یہ کیا اس کو کیا مس مینجمنٹ کہا جائے؟ کچھ ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ things seems to be getting out of control. بات یہ ہے کہ ہوا یہ کہ پچھلے 3-4 مہینے سے درآمدات جو ہیں ان کا لیول نمایاں طور پر تقریباً 1.5 سے 2 گنا ہو گیا، ہر مہینے 6 ارب ڈالر تک آپ کے درآمدات پہنچ چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ڈیمانڈ ہے فارن ایکسچینج کا وہ کافی حد تک اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہے مگر اتنا بالکل نہیں ہے۔ اور پہلے تو خیال یہ تھا کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ یہی پالیسی فالو کر رہا ہے جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ مارکیٹ میں نہ جائیں، اس کے باوجود جو گراوٹ ہے وہ پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں بڑے مجبوراً، اور وہ یہ کہ آئی ایم ایف نے اپنے جو اس 2-3 دن پہلے جو پروجیکشن کیے ہیں پاکستان کے بارے میں ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں، وہ بے انتہا پریشان کن ہے۔ پہلی دفعہ شاید تاریخ میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے درآمدات کا جو والیوم ہے اسے 11% کم کریں۔ اور کیوں کم کریں؟ اس لیے کہ خطرہ یہ کہ جس رفتار سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یا خسارہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، 2 مہینے میں 2.3 ارب ڈالر، تو اس لحاظ سے تو یہ 12-14 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے اپنے پروجیکشن میں کہا ہے کہ اسے 9 ارب ڈالر پہ لاؤ، یعنی کہ 14 سے 9، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو مقدار ہے، والیوم ہے، اسے ہمیں تقریباً 11% کم کرنا پڑے گا۔ پچھلے 10-15 سال میں امپورٹ کی والیوم کبھی کم نہیں ہوئی، 1%، 2% ایک دفعہ ہوئی تھی۔ 11% اگر آپ کو درآمدات میں کمی کرنا پڑے تو یہ دیکھیے کہ تقریباً 60% جو آپ کی امپورٹ ہے وہ ان پٹس ہیں انڈسٹریل پروڈکشن میں، صنعتی پیداوار میں اور ایگریکلچر میں، تو وہ ہم ان کو کیسے کم کریں گے؟ تو لہٰذا یہ لوگوں کو اس بات کی پریشانی ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر دستخط ہو بھی جاتا ہے اور نیگوسیشنز کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد میں سخت اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور 11% آپ کے درآمدات کو کم کرنے کے لیے جتنا ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی کرنے پڑے گی وہ میں بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ کئی مارکیٹ پہ نہ اثر ہو، مگر اثر ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، بات معیشت کی ہو رہی ہے، سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب کہ پھر عوام صحیح گھبرا رہے ہیں؟ بالکل صحیح گھبرا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھیے آپ کہ پیداوار میں اللہ کے فضل سے پہلے 2 مہینے میں ہمارے صنعتی پیداوار میں 7% اضافہ ہوا ہے، مگر جو لیول ہے وہ 2017-18 یعنی کہ تقریباً 4 سال پہلے سے بالکل اسی لیول پر لگ بھگ ہے، 1% زیادہ ہے، یعنی کہ روزگار میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہر سال اب 20 لاکھ لوگ ہمارے لیبر فورس میں آتے ہیں، ان کو ابزارب کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیداوار میں 5 سے 6% اضافہ کرنا پڑتا ہے، جو کہ پچھلے 4 سال سے 3 سال سے تو نہیں ہوا۔ اس سال بھی اس کے امکانات اب پیدا ہو رہے ہیں۔
अगर दरामदात 11% कम करेंगे तो सनती पैदावार कहां से बढ़ेगी? तो इसलिए दोनों तरफ से परेशानी है, बेरोजगारी में इजाफा और अफरात ज़र में भी नुमाया तौर पर इजाफा। मैंने आपको बताया ना कि 2 स्टेप्स के बाद आपका इन्फ्लेशन का रेट जो है 9 से 12% तक चले जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस के लिए मैं आपसे आम जो सारिफ है, आम पाकिस्तानी है, उनके लिए सवाल करना चाह रहा हूं। आज इमरान खान ने एक और मीटिंग चेयर की कि जी महंगाई को काबू में हम लाएंगे। उससे 1 साल पहले कहा था कि टाइगर फोर्स आ गई है तो टाइगर फोर्स महंगाई पर काबू पाएगी, लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे लोगों से हम सीखते हैं कि टाइगर फोर्स का ये है महंगाई पर काबू पाना। क्या हुकूमत ये जो इन्फ्लेशन अभी बता रहे हैं 12% तक पहुंच चुकी है और मजीद बढ़ने के खदशात हैं, अगर रुपए मजीद डिवैल्यू होता है, माशी हमारी जो जिस तरह से इंडिकेशंस आ रही हैं, IMF के साथ अभी तक वो प्रोग्राम भी साइन नहीं हुआ, तो क्या इसके बाद हुकूमत महंगाई पर काबू पा सकती है खुद से? अगर ऐसे इकदाम करें कि तो इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के प्रोग्राम हो या ना हो, दोनों सिचुएशन में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। दोनों सिनेरियोज में आपको बहुत से इक़दामात करने पड़ रहेंगे, इसलिए कि आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है बहुत तेजी से फिर से, और दूसरी तरफ आपका बजट का खसारा भी, ये जो इस साल का बजट लाए हैं वो जरा कमजोर था और उसमें जो आदाद शुमार दिए गए थे वो हम सब कहते रहे कि मुनासिब नहीं थे, और उसी पर IMF इनको परेशान कर रहा है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब वाशिंगटन में बैठे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नंबर्स ठीक नहीं थे, हमने पहले ही कहा था। तो अब इस सिचुएशन में हुकूमत के पास क्या रूम है, क्या गुंजाइश है, वो आज हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग ली है उसके नतीजे में वो क्या तय करते हैं और क्या होता है। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज की फिर भी उस तरह से समझ नहीं आ रही कि जो रुपए जितनी तेजी से गिरा और मजीद कहा जा रहा है कि जी ये मजीद गिर सकता है, लेकिन IMF तो इस तरह खुलकर पाकिस्तान को नहीं कह सकता है कि आप करेंसी अपनी डिवैल्यू करें, ना पाकिस्तान मान रहा है कि हम खुद इसको डिवैल्यू कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? मतलब इससे पहले भी 3 साल पहले आपको याद होगा जब जैसी PTI आई थी तो मैसिव डिवैल्यूएशन IMF के जाने से पहले हुई, फिर उसके बाद दोबारा से हुई। क्या ये वही चक्कर तो नहीं है कि ऐसे में तो हम बिल्कुल ही, मतलब रुपए अगर इतना डिवैल्यू हो गया तो अवाम का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जिस रफ्तार से आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है, इसलिए कि बाहर की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा है, तो उसके नतीजे में आपका खसारा बढ़ रहा है, और IMF के साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया तो उसके नतीजे में हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट में इंटरवीन नहीं जा सकेगा। वो एक कंडीशन है कि मार्केट तय करेगा रुपए की कदर क्या होनी चाहिए, और अगर आपको अपने खसारे को 5 से 6 बिलियन डॉलर कम करना है और IMF के प्रोग्राम में टारगेट अगर 9 बिलियन डॉलर का सेट होता है, तो आपको दरामदात को कंट्रोल करने के लिए रुपए की कदर गिरानी पड़ेगी, इसलिए कि आपके पास गुंजाइश नहीं है। नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, गाड़ियां की इंपोर्ट आप बंद कर दें, 1.5-2 अरब डॉलर की सेविंग हो जाएगी, मगर 5-6 अरब डॉलर कम से कम और कम करना, जबकि ऑलरेडी हमारी कोशिश है कि कुछ कम हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। और न सिर्फ करेंसी गिरने का खतरा है, मगर सरे सूद को हमारा स्टेट बैंक भी बढ़ाना शुरू कर देगा। उन्होंने कर चुके हैं, 7 से 7.25% पे ले गए हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें इशारा मिला होगा IMF से कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी टाइट करो, फिस्कल पॉलिसी को भी टाइट करो। और इस मर्तबा हो ये रहा है कि IMF
गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है, बहुत ही टफ हो गया है और उसके बहुत सी वजूहात हैं जिसके बारे में आपको भी कुछ अंदाजा जरूर होगा। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि पिछले 3 सालों पे अगर नजर दौड़ाई जाए, 4-5 फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो आए गए और जो भी नया आया उसने सारा मलबा पिछले पे गिराया कि अब तरीन साहब हैं, उन्होंने कहा जी आते ही पहले तो चार्जशीट किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इकोनॉमी को कि जी आप जो हैं वो आपने स्टेबिलिटी की तरफ जाके मईशत का सत्यानाश कर दिया। उनके अल्फाज ये थे, टीवी के टॉक शोज में 2-3 में उन्होंने कहा। लेकिन उनके आने के बाद भी हालात अगर ठीक तरफ से नहीं जा रहे तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग हियर। क्या आपको क्या नजर आ रहा है? क्या ये इकोनॉमिक टीम उस तरह से, क्या विजन नहीं है, क्या कैपेसिटी नहीं है, या मिस मैनेजमेंट जो शुरू में हुई उसकी वजह से इकोनॉमी ट्रैक पर नहीं आ रही? देखिए, कुछ वजूहात ऐसे हैं जो हुकूमत के हाथ में नहीं थे, हमारे इस वक्त की हुकूमत के हाथ में। ठीक। एक तो जब वो आए तो आगाज में उनको एक करंट अकाउंट पे तिजारती खसारा 20 तकरीबन अरब डॉलर का मिला और रिजर्व्स हमारे इतने कम हो गए थे कि हम 1.5 महीने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे दरामद करने के लिए। हुकूमत को बहुत टाइटन करना पड़ा और मेहनत की और अल्लाह के फजल से एक वक्त ऐसा आया पिछले साल जब पहले 8 महीने सरप्लस में चले गया था करंट अकाउंट। दूसरी तरफ जो चीज जिसने हुकूमत को आगे बढ़ने से रोका है और माशी हालात को बेहतर होने से रोका है वो यकीनन कोविड है। अब कोविड की वजह से पहले तो ये हुआ कि हर चीज गिर गई, कीमतें गिर गई, हर चीज गिर गई, दिसंबर तक गिरती रही, $40 फी बैरल तक आ गई आपकी तेल की कीमत। अब जब दुनिया भर में वैक्सीनेशन वगैरह का निजाम फैल चुका है तो उसके नतीजे में अब कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान उसी उसमें फंस गया है जो 2018-19 में पोजीशन थी पाकिस्तान की। तो इसमें हमारी हुकूमत के एक लिहाज से मैं समझता हूं कि एक लिहाज से मजबूरी थी। इसमें मिस गवर्नेंस वगैरह होगा थोड़ा बहुत, मगर इतना नहीं है जितना ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टांसेस थे। एक तो पहले आगाज में मुश्किलात और दूसरा कोविड, इसके बाद तो बड़ा मुश्किल है कि आप इकोनॉमी में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाएं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने कुछ बड़े वैलिड और चुभते हुए सवालात रेस किए। फरूख हबीब साहब जो कि वजीर मुमलिकत हैं इंफॉर्मेशन के, हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान है इमरान खान साहब के, उनसे ये सारे सवालात हम पूछेंगे। नाज़रीन, बात महंगाई की हो रही है, आप भी यही सवाल कर रहे हैं, हम सारे भी यही सवाल कर रहे हैं। फरूख हबीब साहब वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हफीज पाशा साहब से काफी तफसीली गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हुई और वो ये कह रहे हैं कि हालात कुछ अच्छी तरफ नहीं जा रहे। माशी इशारिये जो हैं, स्पेशली जो एक तो चले इन्फ्लेशन तो ग्लोबली जो है वो महंगाई जिस तरह से ज्यादा हो रही है और जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन रुपए जिस तेजी से बेकदर हुआ और उसका इम्पैक्ट जिस तरह से अवाम पर अभी पड़ेगा, तो ये क्यों ऐसे लग रहा है कि हुकूमत से मईशत जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही? नहीं, देखें, मैशियत तो हुकूमत ने बड़े बेहतरीन अंदाज से जो है वो मैनेज की है और इस पे सिर्फ आप एक वक्ती तौर के ऊपर जो रुपए की कीमत में ऊपर गया है, क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग जो है वो मार्केट है। इससे कबल 2 बार जो है वो रुपया 167, 168 को टच करके 52, 153 के ऊपर गया। एवरेज प्राइस जो है वो हमारे रुपए की तकरीबन 160 रुपए के करीब रही है। दुनिया के अंदर जो रुपया डेप्रिसिएट होने की जो दुनिया की करेंसीज की वॉलेटिलिटी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान खड़ा है 3% के ऊपर। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो 10% पे 15% के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई ऐसा चीज नहीं है। अगर आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अपने टारगेट से ऊपर जा रही हैं, हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो भी आपके सामने है, वो भी ऊपर जा रही हैं।
اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے ڈالر انفلوز ہیں وہ تقریباً ہم نے اس کو مینج کیا ہوا ہے. تو پاکستان کے لیے جو فارن ریزروز ہیں ہمارے وہ بھی 20 ارب ڈالر کے اوپر موجود ہیں. تو وہ روپے کے اوپر اس طریقے کا جو پریشر اگر کہیں کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اور معیشت بالکل ہماری گرو کر رہی ہے، گروئنگ سٹیج پہ ہے. اگر آپ ایگریکلچر گروتھ میں دیکھ رہے ہیں تو کاٹن سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ 60 ملین ہماری 60 لاکھ بیلز تھیں، وہ آج 90 لاکھ بیلز کے اوپر ہیں. ہماری ریکارڈ جو ہے وہ گنے کی بمپر کراپ جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں وہ ہے جو 1 نومبر سے اس کی چینی کی پیداوار شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہماری جو چاول کی فصل ہے خریف میں وہ بھی آنے والی ہے، وہ بھی ریکارڈ پیداوار ہے. اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہماری 12.5% سے پچھلے اگست کے اندر بڑھی ہے. اور ٹیکس کلیکشن کو آپ دیکھ لیں، ٹیکس کلیکشن بھی اپنے ٹارگٹ کو زیادہ چیز کی ہے. ٹیکس کلیکشن بھی وہ بھی ہدف آپ نے حاصل کیا. لیکن دیکھیں ان ساری چیزوں کے باوجود عوام پر جو جس طرح سے مہنگائی آ رہی نا، ایک تو روپے کی بے قدری، ساتھ میں پھر پیٹرول تو چلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہو رہا ہے تو ادھر بھی وہ مہنگا ہو رہا ہے. دوسری جانب بجلی، گیس، ابھی آئی ایم ایف سے جو بھی معاہدہ ہوگا اس کے تحت مزید قیمتیں جو ہیں وہ بجلی گیس کی بڑھ سکتی ہیں، ٹیکسز مزید عوام پہ بڑھ سکتے ہیں. تو عام آدمی پہ جو بوجھ ہے، دیکھیں انفلیشن جو ہے 12.6 ٹچ کر گئی ہے. اس کا کیا مطلب، کیا عمران خان کو خود احساس ہے کہ غریب آدمی کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کتنی تیزی سے سکڑ کر رہ گئی ہے؟ اسی لیے دیکھیں دو چیزیں بنیادی طور کے اوپر عمران خان صاحب کو بالکل احساس ہے اس چیز کا. احساس ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صرف یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر ایک سال میں ہم نے 24 ارب روپیہ جو ہے وہ سبسڈی فراہم کی. پی ایم ایل این کے دور میں آخری سال کے اوپر وہ 85 کروڑ روپیہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو احساس کی بات ہے، یقیناً اس چیز کا انہیں احساس ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم اگلے نومبر میں ہم ان کے لیے فوڈ سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے ہیں، جس میں ڈائریکٹ ان کو سبسڈی جو کھانے پینے کی جو اسینشیل آئٹمز ہیں جس میں گھی، دالیں، آٹا، چینی شامل ہے، اس کے اوپر ہم ان کو سبسڈی فراہم کریں گے ڈائریکٹ راشن کارڈ کی شکل کے اندر. اس کی تعداد جو ہے وہ فیملیز کی لاکھوں خاندانوں کو وہ سبسڈی فراہم کی جائے گی، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسرا ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو خوردنی تیل ہے وہ دنیا کے اندر $500 فی ٹن سے وہ بڑھ کے 1200 سے $1300 فی ٹن کے اوپر چلا گیا. اور جب وہ پاکستان میں آتا ہے، ریفائن ہوتا ہے، شپنگ کاسٹ ہوتی ہے، پھر ڈیلرز کا مارجن سب ڈال کے تو وہ ایک 350 کے اوپر چلا گیا، مہنگا ہو گیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر سیلز ٹیکس کو کم کر کے 8.5% پہ لے کر آ رہے ہیں 17% سے. اس کے اوپر جو پر ٹن امپورٹ ڈیوٹی 10,000 روپیہ تھی اس کو ہم نے 5,000 کر دیا. ایڈوانس ٹیکس کو ہم نے پہلے بھی 3% کیا تھا، اب اس کو بالکل ہم ختم کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس سے 45 سے 50 روپیہ گھی کی، خوردنی تیل کی قیمت کے اندر جو ہے وہ فی لیٹر اس کے اندر کمی آئے گی جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، عادل آپ کے لیے میں بتاتا چلوں، پچھلے ایک سال میں جو اگست 2020 سے سپتمبر 2021 تک ہم 450 ارب روپے کا اپنا ریونیو ہم نے لوز کیا. ہم سیلز ٹیکس کو 17% سے کم کر کے ہم 6.4% کے اوپر لے آئے، جس سے پیٹرولیم کے اوپر 8.5% اور 8.5 روپے سیل ٹیکس ہے، 5.5 روپے پیٹرولیم لیوی ہے، جو تقریباً 14 روپے بنتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کم ترین جو ہے وہ فی لیٹر ٹیکسز ہیں حکومت کی جانب سے. نون لیگ کے دور میں یہاں پر 50 سے 55 ارب روپیہ جو ہے وہ 50 سے 55 روپیہ جو ہے فی لیٹر ٹیکس اکٹھا کیا جاتا تھا. یہ ریلیف دے رہے ہیں. جہاں تک رہے گی بجلی کی قیمتوں کی بات، جو 200 یونٹ استعمال کرنے والا جو 50% یوزرز ہیں ان کے لیے ہم نے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، لیکن ہمارے اوپر کیپیسٹی پیمنٹس کا پھندا ہمارے گلے پہ لگا ہوا ہے جو پی ایم ایل این کی حکومت لگا کے گئی ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کا بوجھ عوام کے اوپر پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی انسٹالڈ کیپیسٹی لگا گئے ہیں کہ جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. 30 سے 32 ہزار میگا واٹ آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. فاروق صاحب چلے، یہ تو بڑا آپ نے اگین کافی بڑے اچھے طریقے سے اور اعداد و شمار کے ساتھ ایکسپلین کیا. فاروق حبیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں.
वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात हमारे साथ मौजूद हैं। जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, रुपए तकरीबन ऑलमोस्ट 35% से ऊपर जो है वो डिवैल्यू हो चुका है, तो उसकी वजह आपको इस वक्त क्या समझ आ रही है? क्यों ये रुपए जो है उसकी तो कई वजूहात होती हैं, तो अब तो आपकी गवर्नमेंट चौथे साल में दाखिल हो गई है और रुपए अगर काबू रहे तो फिर महंगाई, इन्फ्लेशन अगर बढ़ती भी है तो अवाम फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं, लेकिन एक तरफ देखिए इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ रुपए नीचे जा रहा है, तो ये दोनों तरफ से अवाम जो है वो देखिए इसमें दो चीजें देखें। एक तनख्वाहदार जो तबका है जो कि मिडिल क्लास का है, उसके ऊपर यकीनन जो है वो एक उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें कि जो हमारी रूरल इकॉनमी है उसकी जेब में पैसा गया, 1100 अरब रुपया उनकी जेब में जो है वो इजाफा गया। जब उनकी आमदन में इजाफा होता है तो वो पैसा खर्च करते हैं, मनी साइकिल है, पैसा शहरों में आता है। दूसरा, आप एक चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, हम ये चीज इग्नोर कर देते हैं कि ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, जो 18 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी थी, आज वो 30 अरब डॉलर पे गई है। वो जो पैसा आया है वो पैसा भी इकोनॉमी में ही इंजेक्ट हुआ है, उस पैसे को भी लोग खर्च कर रहे हैं, उससे भी आमदन में इजाफा होता है, उससे भी आमदन में इजाफा होता है। जो आम पाकिस्तानी है, आप अपने हलके में जाएं, जरा लोगों से पूछें, जो गली मोहल्ले में लोग रहने वाले हैं, तनख्वाहदार तबका है, वो पिसते जा रहे हैं। वो हमसे पूछते हैं कि यार ये क्या, इन्होंने तो आके पाकिस्तान को चेंज किया, तो कुछ तो देखें आपके लिए आदिल, आप चूंकि खुद इस वक्त जो है वो बैरून मुल्क हैं और आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड के बाद जो है वो महंगाई आई है, पूरी दुनिया के अंदर जो खाने पीने की चीजें हैं उनके अंदर महंगा हुआ है। दुनिया में जो है इस टाइम एनर्जी का शॉर्टेज है, कोल की कीमतें 50 डॉलर वाली 250 डॉलर के ऊपर चली गई हैं, शिपिंग की जो कंटेनर 500 डॉलर फी किराए वाला 10,000 8,000 के ऊपर चला गया है। पूरी दुनिया के साथ हमने रहना है ना, हम इसी ग्लोब का हिस्सा हैं, हम किसी और यूनिवर्स में तो नहीं रह रहे। पाकिस्तान को भी दुनिया की जो कीमतें हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप दुनिया के बड़े बड़े इदारे उठाएं, आप जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, वो कह रही 1970 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो है वो आई है और उसका इंडेक्स जो है वो 40 से ऊपर चला गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसका एक इम्पैक्ट है जिसको हम अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमारा मुल्क जो है वो एक गरीब मुल्क है, हमारी जो टोटल जीडीपी है वो भी आपके इल्म में है कि अगर इन डॉलर टर्म्स देखें तो वो भी तकरीबन उसका हुजम जो है वो 300 अरब डॉलर के करीब है। तो लिहाजा हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट फील होता है, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत कोशिश कर रही है अवाम को इन नामुसाइद हालात में भी रिलीफ देने के हवाले से। कोविड को आपने देखा बड़े बेहतरीन अंदाज से मैनेज किया, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ताकि जो है वो हमारी इकोनॉमी चले, हमारे कारखाने चले, इंडस्ट्री चले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने की है। ये तमाम चीजें इसी हुकूमत में हुई। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा फरूख साहब के आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात का इस वक्त स्टेटस क्या है? क्योंकि 1-2 दिन पहले खबर चली कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, और तो अभी तक कोई मुआहदा वगैरह जो है वो नेगोशिएशंस तो हो रही है, लेकिन स्टेटस क्या है? क्या वो मुज़ाकरात आप कंफर्म कर रहे हैं कि अभी भी ऑन गोइंग है, कोई उनमें तातुल नहीं आया, सस्पेंड नहीं हुए मुज़ाकरात? नहीं, देखें मुज़ाकरात तो जो है वो ऑन गोइंग है, वो तो चल रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो बहुत जल्द उसके ऊपर एक पहुंच जाएंगे। जब इतनी चीजें होती हैं तो उन चीजों को जो है वो डिटेल में एक एक चीज को वहां पर देखा जा रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि वजीर खजाना जो है वो वहां पर मौजूद हैं, जो मशीर खजाना है अभी शौकत तरीन साहब, और जो वजारत खजाना का जो अमला है वो भी वहां पे मौजूद है। तो उस हवाले से आपको बड़ी जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि पॉलिटिकली स्पीकिंग फरूख साहब, ऐसे लग रहा है कि मुश्किलात पिछले 10-12 दिनों में काफी बढ़ी हैं आपके लिए, और पीडीएम ने भी अब जलसों का और रैलियों का और ऐलान भी कर दिया महंगाई के खिलाफ। इवन पीपल्स पार्टी ने तो लॉन्ग मार्च शायद प्लान कर रहे हैं, खबर ये है, बाकायदा ऐलान तो उन्होंने नहीं किया। तो पॉलिटिकल मुश्किलात आपकी तरफ बढ़ेंगी, दूसरी तरफ अवाम का दबाव भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन्हें तो महंगाई फील हो रही है, तो थोड़े से ट्रबल में नजर आ रहे हैं आप लोग। नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि जहां तक रह की बात अवाम की, अवाम को ये पता है कि मुश्किलात हैं, मुश्किलात का जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनके लिए कमी की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो पीडीएम है, ये पीडीएम तो लुल्ली लंगड़ी है ना, ये तो सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है, इनका तो अवामी एजेंडा ही कोई नहीं है, इनका अवाम के साथ तो सरोकार ही नहीं है। अवाम के साथ सरोकार इनका होता
تھا تو یہ دودھ اور شہد کی نہریں چھوڑ کے جاتے ہیں نا. 3 بار ان کو موقع ملے تھے, لیکن انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں عوام کے لیے چھوڑنے کی بجائے اپنے محلات انہوں نے بیرون ملک قائم کر لیے. تو لہٰذا پی ڈی ایم کا تو کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم اسے ریلیونٹ نہیں سمجھتے تمام حالات میں بھی. ابھی یہ فیصلہ آباد ایک پروگرام کرنے آئے تھے, بری طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہوا, عوام اس کے اندر شریک نہیں ہوئی. 80 لاکھ کی آبادی کے اندر جو ہے یہ وہاں پر 5000 لوگ جمع نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, لوگ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے. جہاں تک رہ گئی بات عوام کی, عوام کو جو ہے وہ ہم میکسیمم ریلیف فراہم کرنے کے لیے پوری طرح سے جو ہے وہ کوشاں. ٹھیک ہے. فاروق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو کچھ اہم تعیناتیاں تھیں انکلوڈنگ ڈی جی آئی سائی والی, تو وہ معاملات کہاں تک پہنچے اور کب تک امکان ہے؟ میرے خیال میں کسی بھی وقت جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ طے ہو جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے وہ اس حوالے سے اختیار ہے, پرائم منسٹر اس کے اوپر ڈیسیژن کریں گے, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن 1-2 میں شاید آ جائے گا. جی بالکل. ٹھیک. فاروق حبیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ.